आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओटीएस पर, वन टाइम सेटलमेंट। जब लोन एनपीए हो जाता है और बैंकें जब उस लोन को वसूल नहीं कर पाती है सभी प्रयास आजमाने के बाद में, या फिर लोन लेने वाला जो बारोवर है वो अपने पूरे प्रयास करने के बावजूद भी, अपने पूरे सामर्थ्य के बावजूद भी जब पूरा रुपया जितना आउटस्टैंडिंग है वो जमा नहीं कर पाता है, तो फिर वन टाइम सेटलमेंट में जाना पड़ता है। और वन टाइम सेटलमेंट एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है जो बैंक और बारोवर के बीच में होता है। तो कहा जाए कि ओटीएस क्या होता है, तो ओटीएस बैंक और बारोवर के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसमें ये कंडीशंस होती है कि इतना रुपया इतने इतने समय पे इन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में बारोवर को जमा करना पड़ेगा। और जब वो ओटीएस हो जाता है और जब ओटीएस की सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो बारोवर जो है, लोन लेने वाला जो है, वो अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो जाता है। और उस स्थिति में फिर बैंक और बारोवर का, बैंकर्स और बारोवर का रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, बैंक अलग हो जाती है और बारोवर अलग हो जाता है। वो फिर मुक्त होता है अपना नया व्यवसाय करने के लिए या फिर नया लोन लेने के लिए। तो क्या ओटीएस है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है और कौन कौन इसके लिए पात्र हैं, कैसे बैंक ओटीएस करती है, किन बातों की सावधानी रखना चाहिए ओटीएस में, और ओटीएस होने के बाद में क्या इंप्लीकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बड़ी रोचक जानकारी प्राप्त होगी, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो जो वन टाइम सेटलमेंट है, बारोवर हमेशा एक बात को ध्यान रखें कि वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस बारोवर का राइट नहीं है, लोन लेने वाले का अधिकार नहीं है। यह बैंक के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो ओटीएस करना चाहती है या नहीं चाहती है। यदि बैंक को लगता है उचित कि वन टाइम सेटलमेंट करना चाहिए तो बैंक करेगी, बैंक को लगता है कि वन टाइम सेटलमेंट नहीं करना है तो वो नहीं करेगी। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी नार्म्स है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो बारोवर है, जो मतलब ओटीएस में एंटर करना चाहता है, उसे बैंक को अप्लाई करना पड़ेगा, यानी बैंक के पास में रिक्वेस्ट डालना पड़ती है। कई बार जो है ओटीएस की रिक्वेस्ट बैंक की तरफ से भी आती है बारोवर को, यानी ये टू वे ट्रैफिक है। तो रिक्वेस्ट डालने पर ये देखना पड़ता है कि वो लोन किस प्रकार का है, यानी सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है। तो ओटीएस जो होता है वन टाइम सेटलमेंट, वो सिक्योर्ड लोन के लिए भी होता है और अनसिक्योर्ड लोन के लिए भी होता है। ठीक है, अब ये जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, बैंक चाहे तो ओटीएस करे और बैंक चाहे तो ओटीएस ना करे। अब ओटीएस करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब क्या क्या चाहिए, जिसके अगर ये सब हो, वो कंडीशंस फुलफिल हो तो ये ओटीएस होगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि स्टैंडर्ड अकाउंट में कभी ओटीएस नहीं हो सकता, यानी अगर आपका अकाउंट एनपीए नहीं है तो वन टाइम सेटलमेंट नहीं होगा। लोन अकाउंट एनपीए होना चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होना चाहिए। सेकंड, बताना पड़ेगा बारोवर को, बैंक को ये बताना पड़ेगा, लोन जिसने लिया है बारोवर, वो बैंक को ये बताएगा कि क्या कारण है कि वो विथ इंटरेस्ट और पेनल्टी पूरा रुपया बैंक में जमा नहीं कर पा रहा है, यानी उसकी क्या क्या कंडीशंस है, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या फाइनेंशियल ऐसे ऑब्लिगेशंस है कि वो बैंक में पूरा रुपया जमा नहीं कर पा रहा है। और बैंक अगर उससे संतुष्ट हो जाती है तो फिर बैंक ओटीएस के लिए आगे बढ़ती है। तीसरा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ओटीएस करने के लिए बैंक की इंटरनल पॉलिसीज होती है, बैंक के अपने प्रोसीजर होते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस होती है। इससे बाहर जाकर कोई भी बैंक आपके ओटीएस को सैंक्शन नहीं कर सकता है और ओटीएस को आपका प्रतिपादित नहीं कर पाएगा। चौथी सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन ये होती है कि या तो बैंक खुद आई आपके बारोवर के पास में या बारोवर बैंक के पास में गया, बैंक का की अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का अप्रूवल होना आवश्यक है, यानी ओटीएस के अमाउंट के हिसाब से उसकी अथॉरिटी तय होती है, उसके किस रैंक का ऑफिसर कितने रुपए तक का ओटीएस कर पाएगा। तो बैंक के एप्रोप्रिएट ऑफिसर के द्वारा, अधिकृत अधिकारी द्वारा ओटीएस विधिवत सैंक्शन होना चाहिए। अगर ओटीएस सैंक्शन नहीं हुआ है तो फिर वो ओटीएस कोई काम का नहीं है, वो मात्र एक लेटर है। तो फिर उस ओटीएस को करने का प्रोसीजर क्या है, वन टाइम सेटलमेंट का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहला, जो बारोवर है वो भी ओटीएस का वार्तालाप शुरू कर सकता है या फिर बैंक भी ओटीएस का वार्तालाप शुरू कर सकती है, दोनों में से किधर से भी प्रपोजल आ सकता है। सेकंड नंबर पे फिर बैंक अधिकारियों के साथ में बैठकर बारोवर को उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे नेगोशिएट करना पड़ेगा। इसमें जनरली नेगोशिएशन होता है, बैंक ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा हम वसूल कर पाए, बारोवर यानी लोन लेने वाला चाहता है कि मैं कम से कम हो सके, जितना मेरे पे बाहर आए मैं उतना कम से कम दूं। डिस्कशंस के बाद में टर्म्स एंड कंडीशन नेगोशिएट हो जाती है।
एक पॉइंट पर आकर बारोवर और बैंक जब सहमत हो जाती है तो ये मान लेना चाहिए कि उसका जो ओटीएस का है वो नेगोशिएशन हो चुका है। फिर इसमें लीगल डॉक्यूमेंटेशन का आप ध्यान रखें, यानी ओटीएस का विधिवत सैंक्शनड लेटर आपके पास में आना चाहिए और जिसका एक्सेप्टेंस आपने बैंक को दिया जाना चाहिए। बैंक आपसे ओटीएस का एक्सेप्टेंस मांगेगी और आप बैंक से ओटीएस का सैंक्शन लेटर राइटिंग में मांगिए। आपके पास में बैंक का ओटीएस सैंक्शन लेटर विधिवत साइन किया हुआ, सील किया हुआ बैंक के लेटर पैड पे आपके पास में होना चाहिए और आपको एक एक्नॉलेजमेंट उसका बैंक को देना चाहिए, तब जाकर वो ओटीएस का एक एग्रीमेंट कंप्लीट होता है और बैंक भी बाध्य हो जाती है और आप भी भरने के लिए बाध्य हो जाते हैं। फिर आप विधिवत जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से आप ओटीएस का रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कीजिए। कुछ ओटीएस में लमसम जमा करना पड़ता है, कुछ ओटीएस में आपको अलग अलग पार्ट में इंस्टॉलमेंट्स में देना पड़ेगा। कुछ नेगोशिएशंस ऐसे होते हैं कि एक इंस्टॉलमेंट देने के बाद में एक प्रॉपर्टी को भी रिलीज करवाया जा सकता है, दूसरे इंस्टॉलमेंट के बाद में कुछ प्रॉपर्टी को, फाइनल इंस्टॉलमेंट के बाद में बाकी सब प्रॉपर्टीज को रिलीज करवाया जा सकता है। बारोवर बैंकों को यह भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि चूंकि सिंस हम ओटीएस में हम शामिल हो गए हैं, हमने ओटीएस साइन कर दिया है, तो जितने भी लीगल प्रोसीडिंग्स है वो ओटीएस जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक के लिए आप उस सारे लीगल प्रोसीडिंग्स को जो है वो आप अपहोल्ड कर दीजिए। वो भी बारोवर रिक्वेस्ट कर सकता है। कभी कभी ओटीएस में क्या होता है कि बारोवर जो टाइमलाइन दी गई है उस टाइमलाइन में ओटीएस की अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाता है, किसी कारण से फंडिंग अरेंजमेंट नहीं होता है, तो फिर वो बारोवर जो है वो ओटीएस की टाइम लिमिट में रुपया जमा नहीं कर पाता तो ओटीएस फेल हो जाता है। तो उस कंडीशन में बारोवर के पास में कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है, परंतु अगर वो बैंक को रिक्वेस्ट करे और यदि बैंक को उचित लगता है और बैंक तैयार होती है, एग्री होती है, तो ओटीएस की टाइमलाइन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, परंतु उसके लिए वो भी बैंक का डिस्क्रिशनरी पावर है और उसके लिए बैंक को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार सारी आपकी जो बारोवर है अपना जब कमिटमेंट पूरा कर देता है, ओटीएस के पूरे कमिटमेंट पूरे हो जाते हैं, तो ये माना जाता है कि ओटीएस कंप्लीट हुआ, बैंक का वन टाइम सेटलमेंट कंप्लीट हुआ और बैंक के और बारोवर के रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं और बैंक जो है वो बारोवर से फिर और कुछ भी रुपया मांगने का अधिकार नहीं रखता है। तो ओटीएस हो जाने के बाद में, वन टाइम सेटलमेंट हो जाने के बाद में उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मतलब उसके क्या क्या प्रभाव परिणाम होते हैं, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। पहला परिणाम सबसे बुरा तो ये होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर इंपैक्ट करेगा, यानी आपके सिविल में वो रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने ओटीएस कराया, वन टाइम सेटलमेंट कराया, आपने पूरी तरह से रुपया बैंक को जमा नहीं किया, वो ओटीएस आपके सिविल में कई सालों तक रिफ्लेक्ट करता है, जिसको लोन देने वाली जो एजेंसियां होती है यानी एनबीएफसी है, बैंक्स हैं, वो थोड़ा सा नेगेटिवली देखती है, तो आपके क्रेडिट स्कोर पे उसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। फ्यूचर में जब आप लोन लेने जाएंगे तो उसकी अपॉर्चुनिटीज आपके पास में कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ओटीएस होने के बाद में लोन नहीं मिलता है, सिविल खराब होने के बाद में भी लोन मिलता है, ओटीएस होने के बाद में भी लोन मिलता है, परंतु लोन मिलने की पॉसिबिलिटीज जो होती है और अपॉर्चुनिटीज होती है वो कम हो जाती है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। तो ओटीएस होने के बाद में आपके क्रेडिट स्कोर पे जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, उस नेगेटिव इंपैक्ट को कैसे पॉजिटिव लाए, कैसे सिविल को बढ़ाएं, ये हमने हमारे एक वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ में चर्चा की है और हमारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए कि सिविल स्कोर कैसे इंप्रूव किया जाए, और वो जो उस वीडियो में जो आपको सलाह दी गई उस सलाह के द्वारा अगर आप काम करेंगे तो आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। तो ओटीएस एक बार हो गया, उसके बाद में बारोवर को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या सावधानियां जो है वो लोन लेने वाले को अपने पास में रखना चाहिए, ताकि ओटीएस कंप्लीट होने के बाद में भी कोई किसी प्रकार की हार्डशिप या समस्या आपके पास में ना आए। तो सबसे पहला बारोवर को ये ध्यान रखना चाहिए कि बैंक से राइटिंग में कंफर्मेशन ले लीजिए कि ओटीएस कंप्लीट हो गया है और बैंक का और मेरा अब कोई लेना देना नहीं है, बैंक मुझसे और कुछ नहीं मांगती है। हाँ, इसमें यहां पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि यदि आपके एक या दो या तीन लोन है, यानी एक से ज्यादा लोन है, और अगर आपको एक ही लोन में आपका ओटीएस हुआ है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आपका बैंक और लोन का बारोवर का रिलेशनशिप खत्म हो गया है। यदि आपका एक ही लोन है और उसका ओटीएस हो गया तो फिर उस बैंक का आपके साथ में बारोवर और लेंडर का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। तो उसकी रिटर्न कंफर्मेशन आप जरूर ले लीजिए, चाहे वो बैंक के अधिकृत ईमेल आईडी से ले लीजिए या बैंक से राइटिंग में आप लेटर में ले लीजिए, वो एनओसी के फॉर्म में भी हो सकता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है। तो आप बैंक से सबसे पहले एनओसी की डिमांड कीजिए कि साहब आप हमें, हमारा ओटीएस कंप्लीट हो गया है, आप हमें हमारी एनओसी दे दीजिए। सेकंड नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि आप तुरंत बैंक से आपके डॉक्यूमेंट रिलीज करवा लीजिए।
जैसे ही आपका ओटीएस कंप्लीट हो गया, आप बैंकों को रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे जो मॉर्गेज किया है, मेरे हाइपोथिकेशन में जो आपने संपत्ति रखी है, उसके जो पेपर्स बैंक ने अपने पास में रखे हैं, वो सारे पेपर्स, ओरिजिनल पेपर्स आप वापस राइटिंग में आप जो है वो बैंक से रिसीव कर लीजिए और अपने कस्टडी में तुरंत ले लीजिए। यानी जो भी संपत्ति आपने बैंक के पास में गिरवी रखी है, वो संपत्ति आप बैंक से तुरंत आप वापस ले लीजिए। एनओसी ले ली और अपने संपत्तियां भी अपने वापस ले ली। उसके बाद तुरंत जाके अपनी सिविल रिपोर्ट को चेक कर लीजिए, सिविल रिकॉर्ड को चेक कर लीजिए, वहां पे सेटल्ड लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी ओटीएस होने के बाद में तुरंत जो है सिविल में आपका वहां पर सेटल्ड लिखा हुआ आना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका वन टाइम सेटलमेंट कंप्लीट हो गया है, बैंक ने सारी चीजें आपकी मान ली है, अब आपका बैंक से कोई लेना देना नहीं है। इन सब चीजों का, इन सब बातों का ओटीएस जो बैंक ने सैंक्शन किया था, आपने जितना रुपया जब जमा कराया, उसकी क्रेडिट स्लिप, उसके क्रेडिट या अपना ट्रांसफर किया है तो आरटीजीएस की डिटेल्स, बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स और बैंक के द्वारा जो दी गई आपको एनओसी, ये सारे कागज एक फाइल बनाकर आपके सेफ कस्टडी में रखिए। भविष्य में कभी भी काम आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि काम आए, परंतु किसी भी प्रकार का यदि कुछ विवाद होता है तो वो कागज फिर भविष्य में आपको काम आएंगे। फिर आपको यह काम करना है कि तुरंत अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाने में लग जाइए। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे एक वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि सिबिल स्कोर कैसे बढ़ाएं, तो आपके क्रेडिट स्कोर को रीबिल्ड कर लीजिए, वापस से आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ा लीजिए, ताकि आपको वापस से नया बिजनेस करने के लिए या इसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को रिवाइव करने के लिए आपको नई किसी बैंक से या एनबीएफसी से या किसी फाइनेंस एजेंसी से आपको नया लोन मिल सके। और फिर एक बार जब लोन एनपीए हो गया तो भविष्य के लिए आप सतर्क हो जाइए, अपने फंड्स जो है बैंक के फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए, उसको सही जगह पर लगाइए, सही सलाह के साथ में लगाइए, सही तरीके से उसका उपयोग कीजिए, अपना व्यवसाय कीजिए और अपनी किस्तों को रेगुलर भरते रहिए और कोशिश करिए कि आपका लोन एनपीए ना हो, ताकि दोबारा आपको इस प्रकार की किसी समस्या में आपको ना आना पड़े, तो और भविष्य में आपको किसी भी प्रकार का कोई ओटीएस ना करना पड़े। ओटीएस करने के लिए जो ड्राफ्टिंग्स होती है, जो रिक्वेस्ट लेटर होते हैं, वो किसी अच्छे एनपीए कंसल्टेंट से आप सलाह लेकर और फिर आप आपके ओटीएस की जब ड्राफ्टिंग करवाएंगे, ओटीएस के जब आप लेटर्स ड्राफ्ट करेंगे या आप प्रपोजल देंगे, तो यकीन मानिए आपके ओटीएस होने की संभावना जो है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ में बने रहिए, जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।